हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट सेकंड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ के मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट सेकंड को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चे, इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था? इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट फर्स्ट को पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चे याद रखिए ना, मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोग को एक गारंटी देता है ना कि क्वेश्चन क्या होगा। बच्चे, कुछ इसी तरीके से पूछा जाएगा, कुछ हल्का फुल्का चेंजेस हो सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा बच्चे, कुछ इसी तरीके से होगा। और जिस क्वेश्चन से मतलब कि जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना एग्जाम में, हो सकता है उसी से क्या हो बच्चे, आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना, सबसे पहला है बच्चे इंस्ट्रक्शन। आप लोग को इंस्ट्रक्शन मैंने सेट 1 में बताया था जब मैं पढ़ा रहा था आप लोग को। तो इंस्ट्रक्शन चेंज होने वाले आप लोग के लिए नहीं है। अगर आप लोग को देखना है इंस्ट्रक्शन तो आप क्या कर सकते हो, सेट 1 का आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो, जिसका लिंक क्या किया है मैंने बच्चे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या किया बच्चे, पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बच्चे याद रखिए ना, हमारा क्या होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हम लोग का ना 2 पार्ट रहता है, एक होता है सेक्शन ए, एक होता है सेक्शन बी। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सेक्शन 1 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है ना कि स्क्वायर रूट ऑफ 784। तो 784 का हम लोग को निकालना है स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम लोग ना सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 784। तो ये किसके टेबल में आता है? तो ये बच्चे आता है 2 के टेबल में। तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। फिर अगेन ये आएगा 2 के टेबल में। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। फिर से ये 2 के टेबल में आएगा क्योंकि ये इवन नंबर है ना सारे, इसीलिए। तो 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 होता है। फिर से 2 के टेबल में। तो 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। फिर से ये 7 के टेबल में आएगा। 7 7 जा 49 और 7 टेबल में 1 टाइम्स में। तो हम लोग बोलेंगे कि इन दो नंबर का पेयरिंग बन गया तो इससे एक 2 बाहर आ जाएगा। इन दो नंबर का पेयरिंग बन गया तो इससे एक 2 बाहर आ जाएगा। और इस 7 का पेयरिंग बन गया तो इससे एक 7 बाहर आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। 28 क्या होगा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट होगा बच्चे हमारा यहाँ पर कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन इज ऑलवेज। तो बच्चे याद रखिए ना, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना 2 पैरेलल लाइन का, वो ऑलवेज क्या होता है, इक्वल इक्वल होता है। तो ये है एक पैरेलल लाइन और ये है एक पैरेलल लाइन। तो इन 2 पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा। मतलब कि ये ऑलवेज क्या होंगे बच्चे, आपके इक्वल इक्वल होंगे। थर्ड क्वेश्चन है, इन अ सर्कल द एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑन द रिमेनिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर। देखिए बोला जा रहा है कि एक सर्कल है, ये क्या है, ये आपका एक सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल है। तो बोला जा रहा है सर्कल का सेंटर है। तो इन अ सर्कल द एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क। तो ये एक आर्क है, ये क्या है, एक आर्क है। तो आर्क क्या कर रहा है, सपोज करो कि यहाँ पर एक एंगल बना रहा है, यहाँ पर एक एंगल बना रहा है। तो इन अ सर्कल द एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑन द रिमेनिंग सेगमेंट ऑफ। तो इस सेगमेंट को छोड़ करके ये जहां पर भी बना लेगा, ये जहां पर भी क्या करेगा, एंगल बनाएगा। ये जहां पर भी क्या करेगा, एंगल बनाएगा ना। ये सारे एंगल क्या होते हैं बच्चे, आपके इक्वल इक्वल लेंथ के होते हैं। नेक्स्ट है बच्चे मोड। तो जब भी मोड निकालना हो या मीडियन निकालना हो, जब भी मोड निकालना हो या मीडियन निकालना हो, हमेशा हम लोग डाटा को अरेंज करते हैं या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब अरेंज करेंगे तो पता चलेगा ना कि जो मैक्सिमम है ना, यहाँ पर 2 आया है, 1 2 2 टाइम्स। देखिए मुझे ना 3 दिख रहा है सबसे ज्यादा बार आया हुआ। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आता है ना, वो क्या होता है, हमारा मोड होता है। तो 3 आया सबसे ज्यादा बार, तो 3 क्या है, हमारा मोड है। अब मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, डाटा को पहले अरेंज करते हैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज करते हैं, तो यहाँ पर है 4, फिर है 5, फिर इसके बाद है 6 है, फिर है 7, फिर यहाँ पर 8 नहीं है, 9 है, फिर यहाँ पर 10 है और देन 14 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि कोई भी डाटा हमारा छूटा हुआ नहीं है। तो ये 7 है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर ना n क्या है, n क्या है, 7 है, जो कि क्या है, एक ऑड नंबर है। और जब भी ऑड नंबर होता है ना, तो जो मीडियन का फॉर्मूला होता है बच्चे याद रखिए ना, ये आपके क्लास 9th में भी है, क्लास 8th में भी है और क्लास 10th में भी है आपके। ये सेम चीज है। ठीक है ना? तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n+1 बाय 2th टर्म, 2th टर्म होता है। तो n का वैल्यू क्या आया है, 7 आया है। 7 कैसे आया है, 1 2 3 4 5 6 7 काउंट करके। तो ये हो जाएगा 7+1 बाय 2th टर्म हो जाएगा। तो 7+1 क्या होता है, 8 होता है। 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4th टर्म कितना आएगा, 4th टर्म आएगा। और 4th टर्म क्या है बच्चे, आपका 1 2 3 4।
ये 7 आपका आंसर होगा। आप दिमाग लगा के इसको मत बोलिएगा कि 1 2 3 4 6, नहीं बच्चे, डाटा को अरेंज करने के बाद तो ये क्या होगा, 7 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चे ये सी है ना, आगे है कि द टू डायगोनल आर इक्वल इन। तो देखिए बच्चे, जब भी एक रेक्टेंगल होता है या एक स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो, उसके क्या होते हैं, दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। तो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, उसके दोनों डायगोनल क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल पी है, अमाउंट ए है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आर है, और एन क्या है, टाइम है। तो सी आई का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग को बस याद करना है अमाउंट का फॉर्मूला। तो अमाउंट का फॉर्मूला ए इज इक्वल टू होता है पी 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन होता है। अब मैं बोला बोला था ना कि जब भी आपको निकालना होगा सी आई, तो सी आई क्या होता है, सी आई होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, पी है तो पी लिख देंगे। दोनों में क्या है, पी कॉमन है, तो पी को कॉमन जब निकालोगे ना तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन, और जब यहाँ से पी कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर बचेगा 1। तो ऐसा चीज कहाँ पर दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है पी 1 प्लस आर, ये वाला दिख रहा है यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। आप क्या कर सकते हो, आप याद कर सकते हो सी आई का फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्या करोगे, जितना ज्यादा फॉर्मूला याद करोगे ना उतना आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है ना। तो आप लोग एक फॉर्मूला याद करिए या फिर जैसा मन करे आप वैसा करिए, मेरा काम है बताना। मैं तो बोलता हूँ कि अमाउंट का फॉर्मूला याद करिए, और सी आई क्या होता है, अमाउंट बाय प्रिंसिपल होता है, तो आप सी आई निकाल सकते हैं इससे। ठीक है ना। तो ये आपका ये 7 का ही क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि फाइंड द कंप्लीट यूनिट इन दिस वन। तो कंप्लीट यूनिट कैसे निकालते हैं, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 89 को डिवाइड करवाएंगे 12 से, तो 12 से 12 7 जा होता है 84 होता है, तो 9 माइनस 4 हो गया 5, और ये 0 हो गया। तो इसको हम लोग लिखते कैसे, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे करके 7 5/12 दिख रहा है ना। हाँ, तो ये जो 7 होता है ना, इस 7 को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट यूनिट। क्या बोलते हैं, इस 7 को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट यूनिट, और ये क्या है बच्चे, आपका फ्रैक्शनल यूनिट है। तो आपका 7 क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विच इज इम्परफेक्ट फ्रैक्शन। तो आप इसमें तुक्का मार सकते हो। तुक्का कैसे मारोगे, तुक्का ऐसा मारोगे ना कि सर न्यूमरेटर ग्रेटर है, सॉरी, न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर है इससे, इसमें क्या है, न्यूमरेटर छोटा है इससे, इसमें क्या है, न्यूमरेटर छोटा है इससे। मतलब सर यहाँ पर ना 2 बार ना छोटा छोटा आया है, और बस ऐसा यहाँ पर एक बड़ा आया, तो ये सर क्या होगा, आंसर होगा। और फिर भी सुनिए आप ना, इम्परफेक्ट फ्रैक्शन उसको बोलते हैं, या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है बच्चे, जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर इम्परफेक्ट फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस वन। तो -5/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, +5/7 होता है। माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस होता है। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा सेक्शन ए हो गया है कंप्लीट, सेक्शन बी को पढ़ते हैं। सेक्शन बी में है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। तो बोला जा रहा है द एंगल ऑफ द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज। तो एंगल जो बनता है मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल पे, वो क्या होता है बच्चे, आपका एक्यूट एंगल होता है। क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। यहाँ पर ये रॉन्ग दिया हुआ है, ये आपका ऑब्ट्यूस नहीं होगा, ये क्या होगा, आपका एक्यूट एंगल होगा, ACUTE। मैंने ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बताया था ना सेट 1 में मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि यहाँ पर क्या है बच्चे, गलत दिया हुआ है कि जो एंगल है माइनर सर्कल सेगमेंट का, वो क्या होता है बच्चे, यहाँ पर लिखा था एक्यूट, ये क्या है बच्चे, गलत है, यहाँ पर ऑब्ट्यूस होगा। ठीक है ना। तो इसको आप चेंज कर लीजिएगा, ये क्या है, गलती दे रहा है ना। तो आपको मैंने बता दिया है कैसे बताया था, तो आप लोग सीख लीजिएगा वहां पर जाकर के। तो यहाँ पर है बच्चे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 10a² माइनस 12b² है। यहाँ पे टू बाहर लिखा है, मतलब कि 2 कॉमन निकाला है इससे। तो जब 10 में से 2 कॉमन निकालोगे तो बचेगा 5। तो बोलोगे नहीं सर 8 बचेगा, नहीं बच्चे 8 नहीं बचेगा। 10 को लिखते हैं हम लोग 2 × 5 करके, तो जब 2 कॉमन निकालोगे ना तो बचेगा 5। a² भी बचेगा, ठीक है, a² लिख दिए। माइनस है तो माइनस 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर 6b² दिया है, मतलब कि आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल आर इक्वल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। तो वो रेक्टेंगल में होता है और स्क्वायर में होता है। आगे आगे एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो इसके जो डायगोनल होते हैं, रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो राइट एंगल पर कभी नहीं मिलते हैं, लेकिन जो स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं ना, वो क्या होते हैं, राइट एंगल पर मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। स्क्वायर के डायगोनल यहाँ पर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल कभी भी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना। आगे है द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पाई
आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो क्या है फॉर्मूला बेस है, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आगे है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम क्यूबॉइड होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है। अगर आता वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो ये साइड टू द पावर 3 होता है या एच टू द पावर 3 होता है, ठीक है ना। आगे है बच्चे हमारा यहाँ पर समझिएगा, ऐसे समझिएगा, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि अब चालू होता है हमारा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें हमारा 10 क्वेश्चन, इसमें हमारा 5 क्वेश्चन, टोटल 10 + 5 15 मार्क्स ओवर हो चुका है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या है बच्चे, दो दो नंबर के क्वेश्चन अब आते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर 4/5 टू द पावर 4 है और 5/4 टू द पावर 2 है। तो पहली बार तो क्वेश्चन लिखते हैं, तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर इस पावर लिखाया हुआ है, मतलब कि यहाँ पर इसका पावर भी 4 होगा, इसका पावर भी 4 होगा। तो यहाँ पर 4 का पावर भी 4 होगा, यहाँ पर 5 का पावर भी 4 होगा। यहाँ पर अलग मेथड सॉल्व किया है, आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको आता है तो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर 5 का पावर 2 होगा, यहाँ पर 4 का पावर 2 होगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि जब भी क्या होता है a/b का पावर m होता है ना, हाँ विजुअल है, जब भी a/b का पावर m होता है तो ये होता है a का पावर m और ये होता है b का पावर m होता है। यहाँ पर लिख दिया मैंने। मैं यहाँ पर बोलूंगा ना, यहाँ पर मैं बोलूंगा कि जब भी क्या होता है बच्चे, जब भी क्या होता है बेस सेम टू सेम होता है, बेस क्या होता है सेम टू सेम होता है ना, तो उसके पावर क्या होते हैं माइनस होते हैं। तो यहाँ पर पावर में 4 है, और जब वो डिवाइड में होते हैं ना, तो यहाँ पर पावर इसका 4 है, यहाँ पर 2 है, तो ये माइनस हो जाएगा। और बेस क्या है सेम टू सेम है, तो पावर क्या होंगे इसके माइनस होंगे। तो यहाँ पर 2 - 4, तो 4 है, 4 - 2 2 होता है, और 5 है, 2 - -4 -2 होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर 4 इतना आ गया। अब -2 है ना, -2 है तो ये कहाँ चल जाएगा, ये चल जाएगा नीचे में, तो ये बन जाएगा +2। तो यहाँ पर ये होगा 4/5 का पावर 2 हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई हो गया है। अगर बोलता है इवेल्युएट, अगर बोलता है इसका वैल्यू फाइंड करिए, तो वैल्यू फाइंड करते तो यहाँ पर 4 का पावर 2 16 होता है, 5 का पावर 2 25 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है कंप्लीट। यहाँ पर गलती किया है, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई बोला था, ठीक है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसको क्या कर दिया है, इसको मैंने यहाँ यहीं तक बताया था, इसने क्या कर दिया, पूरा पूरा सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो आप ऐसा करके भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर समझिएगा, हाँ बिल्कुल। अब देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग फिगर। तो इस फॉलोइंग फिगर में क्या करना है, आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए बच्चे मैंने आप लोग को बताया है ना, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर समझिएगा कि जब भी एक सर्कल होता है, क्या होता है, सर्कल होता है, तो सर्कल के इस आर्क से जो सेंटर पर एंगल बनता है ना, वो सर्कल के इसी आर्क से जो रिमेनिंग सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, जस्ट इसका डबल होता है। मतलब कि यहाँ वाला एंगल क्या होता है, डबल होता है यहाँ वाले एंगल से। तो हम लोग को पता है कि एंगल मेड बाय एन आर्क इन द रिमेनिंग आर्क इज हाफ द, या फिर मैंने आप लोग को जो लिखवाया था ना फर्स्ट इस वाले में, मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया था, ये वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था आप लोग को, यही सेम टू सेम यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना। तो जो मैंने बताया था इसमें सेम टू सेम यहाँ पर आप वही लिखोगे। तो आप बोलोगे ना यहाँ पर कि एंगल ए ओ बी ये क्या होगा, 2 टाइम्स होगा आपका एंगल ए सी बी का। तो यहाँ पर आप उस रूल को लिखोगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे ना कि एंगल सबटेंडेड ऑन सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड ऑन रिमेनिंग सेगमेंट। एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर, तो जो एंगल सबटेंड करता है सेंटर पर ना, वो क्या होता है, ट्वाइस होता है, डबल होता है जो भी एंगल सबटेंड होता है रिमेनिंग सेगमेंट पर, जो भी एंगल सबटेंड होता है रिमेनिंग सेगमेंट पर। तो फिर से बता रहा हूं, आप बोलोगे एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड ऑन रिमेनिंग सेगमेंट, ठीक है ना। आप यहाँ पर बोलोगे, तो बोलूंगा कि 2 को तो पहले ये 10 सॉरी एंगल ए ओ बी क्या है, ये है आपका 248, और ये 2 है, ये ए सी बी क्या है आपका x है, x कहीं पर छोड़ दोगे, ये 248 है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो x का वैल्यू क्या होगा 124 होगा। तो यही क्या है आपको कैलकुलेट करना था। आगे हम लोग का बोला जा रहा है कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है फैक्टराइज। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे पहले, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ ना, यहाँ पर इसका मेथड नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर p है, q² है, r है, और यहाँ पर 2 है, q² है, t है। मतलब कि यहाँ पर q² है और यहाँ पर भी q² है, मतलब सर q² क्या है, कॉमन है, क्या है, q² कॉमन है, ठीक है सर। यहाँ पर p है, यहाँ p नहीं है सर, यहाँ पर r है, यहाँ r नहीं है सर, मतलब सर यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है q² के अलावा। तो q² जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा p और r, बचेगा p और r, माइनस है तो माइनस, जब यहाँ से q² कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 और t। तो बस यही हो गया फैक्टराइज, यही हो गया फैक्टराइज आंसर, ठीक है ना।
यहाँ पर आप लिख सकते हो कि टेकिंग क्यू स्क्वायर कॉमन, क्या कॉमन लिए हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द साइड ऑफ अ पॉलीगॉन आर 8 इन नंबर। तो पॉलीगॉन एक ऐसा पॉलीगॉन जिसका साइड्स क्या है बच्चे 8 है, मतलब कि वो ऑक्टागॉन है। क्या है वो? ऑक्टागॉन है। व्हाट वुड बी द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। तो मैंने बताया था ना आप लोगों को कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180, n-2 मल्टीप्लाई 180। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है बच्चे 8 है, n का वैल्यू कितना है 8 है, तो यहाँ पर 8 - 2 करोगे तो यहाँ पर 6 आएगा, मल्टीप्लाई 180 तो इतना होगा। अगर पूछ लेता कि द साइड ऑफ अ पॉलीगॉन आर 8 इन नंबर, व्हाट वुड बी द ईच इंटीरियर एंगल ऑफ इट्स पॉलीगॉन। इसका एक एंगल कितना होगा, एक एंगल, सारे एंगल का सम नहीं, एक एंगल। तो एक एंगल का ये फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 और डिवाइड बाई एन करते हैं। ठीक है, ये क्या है? ईच के लिए है, ये क्या है? ईच के लिए, जब एक एंगल के बारे में पूछेगा तब। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है ना, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर ना तो इसमें बोला जा रहा है कि सॉल्व करना है इक्वेशन को, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन है। तो मैंने आप लोग को बताया था ना कि जब कभी भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में रहेगा इक्वल का साइन, तो हमेशा हम लोग करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। आप लोग मैंने पढ़ाया है यहाँ पर, देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बीच में रहेगा इक्वल का साइन, तो हम लोग करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर करवाएंगे, पहली बार तो हम लोग क्वेश्चन लिख दिए, फिर हम लोग करवाएंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। 5 का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, यहाँ पर लिख दिए। 7 का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, यहाँ पर लिख दिए। तो 5 × 5 ये हो जाएगा 25x, और 5 × 2 ये हो जाएगा 10। ठीक है ना। फिर इसका जब से करवाओगे तो हो जाएगा 14x, और इसका जब से करवाओगे तो हो जाएगा 21। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर ये लिख दिया है। ठीक है ना, आई थिंक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर 25x है, तो x को एक तरफ कर लो और नंबर को एक तरफ कर लो। तो 25x लिख दिए, प्लस 14 इसे आएगा तो -14, प्लस 21 इसे आएगा तो प्लस 21 है RHS में, तो ये RHS में ही है, प्लस 10 है LHS में। जब ये RHS में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस से ये माइनस हो जाएगा। तो 25 - 14 होता है 11, 21 - 10 होता है 11। तो ये मल्टीप्लाई में ही इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 11 को 11 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1/4 माइनस 1/8 को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसका ये है, तो यहाँ पर देखो किया भी है ना, बहुत इजी किया है। तो 1/4 को 1/4 माइनस माइनस प्लस इतना गया। फिर यहाँ पर क्या किया है, इसको बनाने का 2 मेथड है। तो एक तो क्या है, डायरेक्ट मेथड ऐसा कर लो कि 8 × 1 8 हो गया, प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखोगे। फिर 1 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ, तो ये 4 होगा। फिर डिवाइड है तो डिवाइड, फिर 4 का करवाओगे 8 के साथ, तो 4 8 जा 32 होता है। फिर यहाँ पर ये 8 + 4 12 हो जाएगा अपॉन 32। तो मैं बोलूंगा ना कि ये 4 के टेबल में आता है 3 टाइम्स में, ये 4 के टेबल में आता है 8 टाइम्स में। तो यहाँ पर 3/8 क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आप क्या करिएगा, इसके बाद इसको नीचे में लिखिएगा, फिर इसको इसके भी नीचे में लिखिएगा, फिर इसको इसके भी नीचे में लिखिएगा। ठीक है ना, नीचे नीचे लिख करके बनाइएगा, ऐसे सामने में लिख करके बनाइएगा मत। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक जो था वो हमारा था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपका 2 मार्क्स का था। अब है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट। ये क्या है बच्चे, हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए बच्चे जैसा इसमें था ना पैटर्न, जैसा पैटर्न इसमें चले आ रहा था वैसा पैटर्न क्या है बच्चे आपका सेट बी में भी चले आ रहा है। तो देखिए बच्चे, हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना कि हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करना है मतलब कि हम लोग को इसको लेकर के इतना लेकर के आना है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर P/Q है, यहाँ पर P/Q है, यहाँ पर सर Q/P है। तो एक काम करते हैं सर, हम लोग लेते हैं LHS। क्या लेते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं है, हम लोग लेंगे LHS। क्या लेंगे, LHS में इतना ले लिए। फिर हम बोलेंगे इक्वल टू, ये P/Q है, अरे यार ये ऐसे किया ना फालतू में। तो हम लोग बोलेंगे ना कि P/Q है, तो इसको भी क्या कर लो, ये P/Q टू द पावर m है, ये P/Q टू द पावर m है, और ये Q/P है। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, अंदर के वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं ना, तो ये जो पावर रहता है उसका साइन भी क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। अगर ये Q/P को हम लोग कर देंगे P/Q, तो ये m से क्या हो जाएगा, -m हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर जब भी क्या होता है बेस, जब भी क्या होता है, यहाँ पर आप लिख देना, रूल लिख देना कि सिंस, यहाँ पर रूल के लिए जगह नहीं है, यहाँ पर रूल लिख दे रहा हूँ कि जब भी क्या होता है A/B टू द पावर m होता है, और उसको आप B/A टू द पावर लिखना चाहते हैं ना, तो ये क्या होता है, -m होता है। क्या होता है, -m होता है। ठीक है ना, यहाँ पर मैं -m लिखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि जब भी क्या होता है बेस सेम टू सेम होता है ना, तो इसके पावर क्या होते हैं, प्लस होते हैं। जब मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर प्लस होते हैं। तो यहाँ पर ये m + m - m,
तो 1 प्लस एम से 1 माइनस एम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पी बाई क्यू टू दी पावर एम आ जाएगा। लेकिन हमको तो प्रूफ ये करना है, तो हम लोग को प्रूफ करना है माइनस एम, तो हम लोग माइनस एम कब आएगा यहाँ पर, तो बोलोगे सर इसके अंदर के वैल्यू को इंटरचेंज कर दो, तो पी बाई क्यू से क्या हो जाएगा, क्यू बाई पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस एम, और ये क्या हो जाएगा आपका आरएचएस, तो एलएचएस क्या हो जाएगा हमारे आरएचएस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी प्रूफ किया है, ऐसा भी आप बना सकते हो जैसा ये प्रूफ किया, नहीं तो ये भी क्या है जो मैंने बताया वो भी क्या है 100% ट्रू है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए अब तो समझिए। क्वेश्चन 9 में बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल बीसी है। ये क्या है बच्चे, डीई जो है ना वो बीसी के क्या है पैरेलल है। एरो का साइन लगा दोगे ना तो वो दिखाता है कि दोनों क्या है पैरेलल लाइन है। ठीक है ना, इफ एडी इज इक्वल टू 1.5 है, ये एडी क्या है बच्चे 1.5 है, एंड डीबी इज इक्वल टू 3 है, डीबी इज इक्वल टू क्या है बच्चे आपका 3 है, ईसी इज इक्वल टू 4 है, ईसी इज इक्वल टू क्या है बच्चे 4 है, आपको निकालना है एई। तो बच्चे याद रखिए हम लोग को पता है ना कि जब भी कोई एक ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें एक लाइन क्या होता है पैरेलल होता है वन साइड के, देखिए एक लाइन क्या है पैरेलल है वन साइड के, तो वो क्या करता है ट्रायंगल को ना वो डिवाइड करता है सेम रेशियो में, मतलब कि एडी बाई डीबी का जो रेशियो होगा वो एई बाई ईसी के रेशियो की क्या होगा इक्वल होगा। इसको याद रखना है आप लोगों को कि जब भी कोई एक ऐसा ट्रायंगल हो, जब भी कोई एक ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें ये वाला साइड, ये वाला लाइन क्या है, ये वाला लाइन क्या है इस साइड के पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो इसका और इसका रेशियो इक्वल होगा इसका और इसका रेशियो के। तो यहाँ पर यही चीज लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो आप लोग मैंने पढ़ाया भी है ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर एडी का वैल्यू गिवन है इतना, डीबी का वैल्यू गिवन है इतना, ए का वैल्यू हम लोग को निकालना है, इसी का वैल्यू हम लोग को गिवन है, तो बस आपका वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई ए के साथ और 1.5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर ए को ए, इसको मैं ऐसे लिख दिया, 3 को यहाँ पर लिख दिया, तो इसको जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना 1.5 का 4 से तो 6 आता है, और यहाँ पर 3 आएगा, 3 1 जा 3 2 जा, तो यहाँ पर आपका 2 सेंटीमीटर आंसर बन के आ जाएगा। ठीक है ना, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इसको अगर नाम दूंगा मैं ए बी सी और इसका नाम दूंगा डी और ई, तो बोला जाता है ना कि जब भी ये लाइन क्या होता है इस लाइन के पैरेलल होगा, जब भी ये पैरेलल के केस में ही होगा, जब भी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा तो यहाँ पर इसका एडी बाई इसका डीबी का जो रेशियो जो होगा, एडी बाई डीबी का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा एई बाई ईसी के। इस चीज को आप याद रखेंगे, यही क्या है बच्चे मेन कॉन्सेप्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो आपसे क्वेश्चन ही बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि वेट ऑफ 11 स्टूडेंट इन किलोग्राम, क्लास का इतना इतना है, फाइंड द मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए आपको अभी बताया था ना, यहाँ पर पढ़ाया हूँ मीडियन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर बताया था कि जब n क्या है ऑड नंबर है 7 है तब कैसे मीडियन निकालते हैं। और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन दिया जा रहा है, हम लोग बोल रहा है कि मीडियन निकालना है इसका। तो पहले हम लोग अरेंज करेंगे जो भी गिवन डाटा है उनको असेंडिंग ऑर्डर में, तो मतलब कि छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, तो छोटे से बड़ा जब आप लिखोगे तो यहाँ पर छोटे से बड़ा आप इतना लिख दिए, तो आप बोलोगे कि हियर n जो है ना वो क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। आप यहाँ पर स्मॉल n भी लिख सकते हो, आप यहाँ पर कैपिटल N भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई गलती नहीं करेगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ बोलोगे मीडियन का फॉर्मूला होता है जब भी ऑड नंबर रहता है तो उस केस के लिए मीडियन का फॉर्मूला अलग होता है, और इवन नंबर रहता है तो उसके लिए अलग होता है। तो मीडियन का फॉर्मूला एन डी इज इक्वल टू हो जाएगा n प्लस 1 बाय 2th टर्म, n का वैल्यू है 11 प्लस 1 बाय 2th टर्म, 11 प्लस 1 हो जाएगा 12 बाय 2th टर्म, मतलब कि 6 टर्म। 6 टर्म क्या है 1 2 3 4 5 6, 30 है तो 30 केजी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा मत करिएगा 1 2 3 4 5 6 28, नहीं, अरेंज करने के बाद आपको लिखना है, अरेंज करने के बाद आपको लिखना है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 डजन ऑरेंज इज इतना। तो 2 डजन ऑरेंज, तो याद रखिए कि 1 डजन मतलब होता है 12, तो 2 डजन मतलब हो जाएगा 24, तो 24 ऑरेंज का कॉस्ट कितना है 48 रुपीज है। तो बोला जा रहा है कि कॉस्ट बताना है, कॉस्ट बताना है, कॉस्ट बताना है 108 ऑरेंजेस का। तो देखिए बच्चे ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का है। क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन का है। सर कैसे पता डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन, तो देखिए बच्चे जब भी एक वैल्यू के इंक्रीज होने से दूसरा वैल्यू भी क्या होता है इंक्रीज होता है। मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि 24 ऑरेंज का रेट कितना है 48 रुपीज है, तो हम लोग खरीदना कितना है 108, तो 24 से ये 108 इंक्रीज हो गया है, तो 48 से भी क्या हो जाएगा रुपीज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जितना ज्यादा आप ऑरेंज खरीदोगे उतना ज्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा रिलेशन होता है ना तो वो क्या होता है डायरेक्ट वेरिएशन का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि 48 ऑरेंजेस का आपको बताना है, सॉरी 108 ऑरेंज का बताना है आप लोग को। तो यहाँ पर ये डजन लेके सॉल्व किया है, आप डजन लेके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप ऐसे 24
ऑरेंजेस, मैंने इसको 24 ऑरेंजेस लिख लिया है, हमसे 108 ऑरेंजेस का पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप 24 लिखोगे और यहाँ पर आप 108 लिख करके भी सॉल्व करोगे ना, तो भी आपका आंसर इतना ही आएगा, ठीक है ना। अगर नहीं तो आप ऐसा भी रख के सॉल्व कर सकते हो, तो बोलोगे कि यहाँ पर लिखते हैं ऑरेंजेस, ऑरेंजेस नंबर ऑफ ऑरेंजेस लिखोगे। यहाँ पर जब आप लिखोगे 24 और यहाँ लिखोगे 108, तो यहाँ पर आप लिखोगे नंबर ऑफ ऑरेंजेस और यहाँ पर आप लिखोगे प्राइस इन रुपीज। तो बोलोगे ना कि सिंस इट इज अ क्वेश्चन, सिंस दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, और जब भी डायरेक्ट वेरिएशन क्वेश्चन होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, x1 बाय y1 का वैल्यू इक्वल होता है x2 बाय y2 के। तो ये देता है आपको x1 का वैल्यू, ये देता है आपको y1 का वैल्यू, ये देता है आपको x2 का वैल्यू, ये देता है आपको y2 का वैल्यू। तो x1 का वैल्यू 2 है, y1 का वैल्यू 48 है, x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू 9 है, इसका वैल्यू क्या है, हम लोग x एज्यूम किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे ना कि लेट द कॉस्ट ऑफ 108 ऑरेंजेस बी x, लेट द कॉस्ट ऑफ 108 ऑरेंजेस बी x, ऐसा करके आप लिखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। अब आप वैल्यू पुट करोगे तो 2 का फिर x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ इसका इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में, यहाँ 2 से कट करोगे तो ये 24 इंटू 9 सॉल्व करोगे तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर 24 और 108 लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। यहाँ पर समझिएगा, ऐसे समझिएगा ना क्वेश्चन नंबर 12 को, हाँ बिल्कुल। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 है कि नीरज हैज मैंगोज 3 टाइम्स डेट ऑफ मयंक। तो जिससे बोलता है, मयंक से बोल रहा है कि नीरज के पास क्या है, 3 टाइम्स है मयंक के पास जितना मैंगोज है उसके कंपेरिजन में। तो मयंक से बोल रहा है, तो लेट करेंगे कि मयंक के पास क्या है, एक्स मैंगोज है। लेट करेंगे कि मयंक के पास क्या है, एक्स मैंगोज है। तो नीरज के पास क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई एक्स, 3x मैंगोज हो जाएगा। समझ में आ गया। ये लाइन का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 2 लाइनों में, ठीक है। इफ मयंक इज गिवन 8 मैंगोस मोर, अगर मयंक को क्या होता है, 8 मैंगोस दे दिया जाए, देन नीरज इज गिवन 6 मैंगोस मोर। अगर मयंक को देते हैं 8 मैंगोस, मयंक को अगर 8 मैंगोस तुम दे दोगे, तो मयंक के पास अभी x है, और जब उसको 8 दे दोगे तो उसके पास हो जाएगा x प्लस 8 मैंगोस। और नीरज को कितना दे देने के लिए बोल रहा है, 6 मैंगोस। अभी नीरज के पास था कितना, 3x था। अब नीरज को कितना देना है, 6 मैंगोस देना है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6 मैंगोस। समझ में आ गया। तो बोला जा रहा है कि नीरज को दिया जा रहा है 6 मैंगोस मोर, और मयंक को दिया जा रहा है 8 मैंगोस मोर। तो जो इनका नया रेशियो होता है वो 1:2 का होता है। मतलब कि देखिए, नया रेशियो जो होता है वो 1:2 का है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नया रेशियो है वो कितने का है, 1:2 का है। तो मयंक को कितना मिला है, मयंक को मिला है x प्लस 8, नीरज को मिला है 3x प्लस 6। दोनों का रेशियो क्या है, 1:2 है। अब ऐसा क्वेश्चन जो है ना, ऐसा क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पर है ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम। यहाँ पर क्या है, ये इक्वेशन बन गया है। क्या बन गया है, ये बन गया आपका इक्वेशन। तो हम लोग करवाएंगे यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बीच में इक्वल का साइन, मतलब कि आप करवाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ लिख दिए हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ लिख दिए हैं। 2 का x से 2x, 2 का 8 से 16, 1 का 3x से 3 हो जाएगा, 1 का 6 से 6x हो जाएगा। x को एक तरफ, नॉन एक्स को एक तरफ, मतलब कि वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि 2x है तो 2x, प्लस 3x साइड आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, प्लस 6 है तो 6x, प्लस 16 इधर जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा। 2x माइनस 3x माइनस x होता है, प्लस 6 माइनस 16 माइनस 10 होता है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x के पास x इक्वल टू कितना आएगा, 10 आएगा। x क्या था, x था कि मयंक के पास कितने मैंगोज है। तो टोटल मैंगोज ऑफ मयंक हैज, कि मयंक के पास कितने मैंगोज है, 10 मैंगोज है। और हमसे पूछ रहा है कि बताइए ईच, दोनों का बताइए। तो नीरज के पास कितने हैं, 3x है, तो 3 मल्टीप्लाई 10, 30 मैंगोस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बाद ना क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, अब हमारा क्या है, अब हमारा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड। हम लोगों ने क्या कर लिया है बच्चे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ लिया है। अब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 13 से हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो इसमें बोला जा रहा है ना कि फाइंड आउट दैट स्मॉलेस्ट नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 256, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 256 से, विल मेक द प्रोडक्ट अ परफेक्ट क्यूब, जिससे क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो याद रखिए, जब भी बोलेगा कि परफेक्ट स्क्वायर बने, परफेक्ट क्यूब बने, तो जब भी आ जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर बने या परफेक्ट क्यूब बने, हमेशा उसका निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राइम फैक्टर ऑफ 256 ये निकाला गया है। देखिए 256 जो है ना बच्चे, ये एक इवन नंबर है, तो ये 2 के टेबल में आएगा।
128 टाइम्स में। फिर 128 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, तो ये भी आएगा 2 के टेबल में 64 टाइम्स में। 64 इज एन इवन नंबर, तो आएगा 2 के टेबल में। देन 32 भी आएगा 2 के टेबल में। देन 16 भी 2 के टेबल में। 8 भी 2 के टेबल में। देन 4 2 के टेबल में। एंड देन 2 क्या होगा, 2 के टेबल में आएगा 1 टाइम्स में। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा क्या, हम लोगों ने देखा ये ना कि जब 256 का हम लोग निकाले ना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पर 1 2 3 जितना था उतना लिख दिए हैं। तो देखिए जब भी आता है परफेक्ट क्यू, जब भी आता है परफेक्ट क्यू, हम हमेशा हम लोग बनाते हैं ट्रिपलेट। क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर इस 2 का ट्रिपलेट बन गया है, इस 2 का ट्रिपलेट बन गया है, और ये 2 क्या है, ऐसे ही लेफ्ट है, बच गया है। तो देखिए हम लोग को बनाना है परफेक्ट क्यूब। क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, 3 चीजें चाहिए। तो यहाँ पर तो केवल दो ही दो है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ना एक 2 का और अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो इसका भी क्या बन जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा। तो हमसे पूछ रहा था कि कौन से स्मॉलेस्ट नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें इसमें। तो हम लोग क्या कर देंगे, अगर हम लोग 256 में ना 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी क्या बन जाएगा बच्चे, आपका परफेक्ट क्यूब बन के रेडी हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि हेयर वी गेट 2 ट्रिपलेट्स और प्राइम फैक्टर 2। हम लोग को 2 ट्रिपलेट मिल गया है, हम लोग को पहला ट्रिपलेट ये, दूसरा ट्रिपलेट ये मिल गया है 2 का, बट टू गेट और थर्ड ट्रिपलेट है, लेकिन हम लोग को थर्ड ट्रिपलेट नहीं मिला है। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 1/2, मतलब कि एक बार 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, जिससे जो ये गिवन नंबर होगा ना 2 से मल्टीप्लाई करवाने पर ये क्या बन जाएगा, आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बच्चे, देखिए ना जैसा जो पैटर्न है ना पिछले वाला, वैसे ही पैटर्न चल रहा है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोग को क्या करना है, आइडेंटिटी मेथड का यूज करना है और फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो देखिए बच्चे, आइडेंटिटी मेथड का यूज करते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं ना कि जो पहले क्वेश्चन दिखा रहता है उसको पहले लिखते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि 105 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 + 5। देखो 100 + 5 करो कितना आएगा, 105 आएगा। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन, कुछ नहीं है तो भी मल्टीप्लाई रहता है ना, दो ब्रैकेट के बीच में। 95 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 - 5। अब बच्चे होंगे कुछ होशियार, बच्चे बोलेंगे ना कि सर इसको मैं 100 + 5 तो लिख दिया, सर क्या इसको मैं 90 + 5 लिख सकता हूँ। तो हाँ बच्चे, ये भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, लेकिन इसके लिए जो है ना, इसके लिए जो आइडेंटिटी है ना, वो क्या होगा, अलग होगा। क्या होगा, आइडेंटिटी अलग होगा। अगर आप लोगों को पता है वो आइडेंटिटी तब अच्छी बात है, अगर नहीं पता है ना तो आप लोग को ना इन दोनों को ना सेम सेम में तोड़ना पड़ेगा। सेम सेम मतलब कि जो यहाँ पर है वो यहाँ पर रहेगा, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर रहेगा, और बीच में साइन चेंज रहेगा, बीच में साइन चेंज रहेगा। समझ में आएगा कि क्या बोल रहा हूँ। तो देखिए पहले इसको बता रहा हूँ, फिर इसके बाद इसको बता दूंगा। तो यहाँ पर ना 100 + 5 और 100 - 5 है, मतलब कि ये a + b a - b है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि जब भी a + b और a - b होता है तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। मतलब कि यहाँ पर ये a + b और ये a - b लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a², मतलब कि 100 का स्क्वायर माइनस b², मतलब कि 5 का स्क्वायर। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 25 होता है। दोनों को माइनस करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी बारी। अगर आप ऐसे तोड़ते, ये वाले में तोड़ते, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था x + a और x + b का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये मैं बताता हूँ आपको बाद में। पहले तो देखिए यहाँ पर ना x + a है, मतलब कि x यहाँ पर है तो यहाँ पर भी x है, मतलब कि यहाँ पर अगर 100 है तो यहाँ पर भी हम लोग को 100 रखना पड़ेगा। तो बोलो सर 100 तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसे अरेंज करते हैं, ये 5 + 100 और ये 5 + 95 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको अरेंज करेंगे। तो देखिए x की जगह यहाँ पर भी 5 है, x की जगह यहाँ पर भी 5 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x + a, और x + b का फॉर्मूला होता है, ये होता है x² + a + bx और प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो जहां पर x है वहां पर आप 5 रखोगे, जहां पर a है वहां पर आप 100 रखोगे, जहां पर b है वहां पर आप 95 रखोगे, जहां पर x है वहां पर आप 5 रखोगे, जहां पर a है वहां पर जहां पर a है वहां पर 100, जहां पर b है वहां पर 95। इन सबको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपका इतना ही आंसर बन के आएगा। ठीक है ना, तो ये मेथड क्या है बच्चे ना, बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग ना सेम सेम तोड़ते हैं, पहले से सेम सेम तोड़ते हैं, ताकि हमारा इजी। हमारे पास 3 आइडेंटिटी है, एक है a + b a - b = a² - b², एक पढ़े होगे a + b होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, और एक और पढ़े होगे a - b होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको ना क्या करिएगा, ऐसे ही ब्रेक करिएगा तो ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि 125 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर वाइड पिक्चर इज सराउंडेड बाय, देखिए एक क्या है हमारे पास 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब कि हमारे पास यहाँ पर ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है,
यहाँ से यहाँ तक ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 10 सेंटीमीटर वाइड है। 10 सेंटीमीटर क्या है, एक वाइड पिक्चर है, उसको सराउंडेड, उसको घेरा जा रहा है बाय 2 सेंटीमीटर वाइड फ्रेम से ऑल द ऑन ऑल द साइड्स, मतलब इसको चारों ओर से क्या किया जा रहा है, 2 सेंटीमीटर का फ्रेम बना करके इसको घेरा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, घेरा जा रहा है। तो मैं बोलूंगा ना कि यहां से यहां तक 25 है, ये है आपका 2, ये है आपका 2, ये है आपका 2, और ये भी क्या है, ये भी है आपका 2 है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां से ना इसका नाम दे देंगे, या यहाँ पर नाम देंगे इसको ABCD, फिर EFGH। तो यहां से जब मैं बोलूंगा कि ये यहां से यहां तक कितना है, तो बोलोगे सर तो 25 है। यहां से यहां तक कितना है, तो बोलोगे 10 है। अब इसकी बारी आएगी, इसकी बारी कि यहां से यहां तक कितना है, तो बोलोगे सर यहां से यहां तक 25 था, और ये सर 2 है, ये सर 2 है, मतलब सर 25 में 2 ऐड कर देंगे तो 27, 27 में 2 ऐड करेंगे तो 29, सर पूरा यहाँ से यहाँ तक 29 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं बोलूंगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक सर हमको 10 दिख रहा है, सर यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो सर 10 + 2 12, 12 + 2 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कि हम लोग करना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ फ्रेम। हम लोग को ये एरिया ऑफ फ्रेम निकालना है, ये एरिया ऑफ फ्रेम निकालना है। तो हम लोग को करते क्या है, तो यहाँ पर हम लोग को दो रेक्टेंगल दिख रहा है, दो रेक्टेंगल दिख रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है बड़े वाले रेक्टेंगल में से हम लोग छोटे वाले रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे ना, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, एरिया ऑफ फ्रेम निकल के आ जाएगा। तो एरिया ऑफ फ्रेम क्या आएगा बच्चे, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया। तो यहाँ पर यही किया गया है, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा, हाँ बिल्कुल यहाँ पर शो हो रहा है। तो मैं बोलूंगा ना कि हम लोगों ने पहले क्या किया है, EF का पता था और GF का पता था। हम लोगों ने AB का निकाल लिया 29, और हम लोगों ने BC का निकाल लिया कितना, 14। तो बस साइड निकल गया है, हमारा साइड निकल गया है। तो हम लोग अब एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और माइनस करके लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, दोनों के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, एरिया ऑफ फ्रेम निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिएगा कि इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ टी बॉक्स, टी बॉक्स है मतलब कि ये लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग दे रहा है, मतलब कि क्यूबॉइड के शेप का, किस शेप का है ये है हमारा क्यूबॉइड के शेप का। तो हमारा ये क्यूबॉइड दिया जा रहा है, इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। तो लेंथ है आपका, बोलोगे कि 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपका 7 सेंटीमीटर, और हाइट है आपका 4 सेंटीमीटर है। देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो बच्चे वॉल्यूम बहुत आसान है। तो ये जो ये टी बॉक्स है ना, ये ना क्यूबॉइड के शेप का है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ भी अलग है, ब्रेथ भी अलग है, हाइट भी अलग है। तो बोलोगे कि वॉल्यूम ऑफ टी बॉक्स मतलब की है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो ये हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम है यहाँ पर, तो क्यूबिक सेंटीमीटर में क्या दोगे, अपना आप आंसर दोगे। फिर नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर, देखिए हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16 क्या हो गया, ओवर हो गया है, जो कि हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या क्या करते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट, जो कि हमारा 17 और 18 आता है। अब याद रखिए ना, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, इन चारों क्वेश्चन में क्या होते हैं बच्चे, आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दिए रहते हैं, मतलब कि इंटरनल चॉइस क्वेश्चन गिवन रहेगा। देखिए बताते हैं, हम समझाते हैं आप लोगों को। तो बोला जा रहा है कि डिवाइड करना है दिस वन को बाय दिस वन से, एंड वेरीफाई भी करना है इस फॉर्मूला लगा करके, ये वाला फॉर्मूला लगा करके। ये तो बहुत अच्छा है कि इसने दे दिया है कि इसको लगा करके आप वेरीफाई करें, तो बच्चे तो भूल जाते हैं कि कैसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है ना, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो मैं आप लोग को सिखाया हूं ना कि जब भी किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हो ना, तो कैसे डिवाइड करते हैं, 3 स्टेप को फॉलो करते हैं, 3 स्टेप को। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ये होता है ना कि हम लोग पहले इसको, जो भी क्वेश्चन होता है ना, उसको हम लोग उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर पावर में 3 है, पावर में 2 है, पावर में 1 है, पावर में कुछ नहीं है। पावर में 1 है ना, कुछ नहीं लिखा है मतलब कि 1 लिखा है, तो पहले अरेंज कर देंगे। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप को ना सेकंड एरो से दिखा रहा हूँ, और थर्ड स्टेप को थर्ड एरो से दिखाऊंगा। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो A3 को जब A से डिवाइड करेंगे तो A स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, A स्क्वायर आएगा। तो जो आता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। अब थर्ड स्टेप क्या कहते हैं, थर्ड स्टेप में जो आंसर आता है ना, उसका डिवाइजर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, आंसर का मल्टीप्लाई करवाएंगे डिवाइजर के साथ।
तो ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवाओगे ए से तो ये हो जाएगा ए क्यूब, और ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवाओगे 2 से तो ये हो जाएगा 2a²। तो जो मल्टीप्लाई करवा के आंसर आता है उसको यहाँ पर एज इट इज लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर भी क्या है बच्चे, प्लस है तो लगाएंगे माइनस का साइन। तो ये है प्लस में, ये है माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। ये है माइनस में और ये भी हो गया माइनस में, पहले था प्लस में लेकिन अब हो गया माइनस में। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 और 2 प्लस होकर के 4 बन गया है। बड़ा नंबर क्या है, दोनों में 2 ही है, तो माइनस है तो माइनस साइन लग जाएगा। या a² इसको नोट करेंगे और फिर इसको नोट करेंगे। हम लोग फिर से बोलेंगे कि हम लोग को क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप्स मतलब कि फर्स्ट पड़ाव जो होता है ना वो खत्म हो गया है। अब सेकंड पड़ाव पे आते हैं हम लोग। सेकंड पड़ाव पे हम लोग फिर से वही बोलेंगे ना कि ना इसको हम लोग क्या क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर डिग्री कुछ भी नहीं है, 0 है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है कि हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को डिवाइड करवाते हैं फर्स्ट टर्म से। तो -4a² है तो यहाँ हो जाएगा -4, और a² को ए से डिवाइड करोगे तो a आएगा। जो आंसर आता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। लिखने के बाद क्या होता है, थर्ड स्टेप, जो आंसर आता है उसका हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं a+2 के साथ। तो मैं बोलूंगा कि -4a मल्टीप्लाई a, तो ये हो जाएगा बच्चे -4a², और 2 4 जा 8a। तो जो आंसर आता है उसको यहाँ पर लिखते हैं। हम लोग बोलेंगे कि अब करवाते हैं माइनस, तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पर माइनस माइनस था ना इसलिए माइनस माइनस लिखा हूँ, यहाँ पर प्लस प्लस था इसलिए यहाँ पर प्लस प्लस लिखा था। तो ये माइनस है, ये प्लस है, सेम टू सेम है, कट के 0 हो जाएगा। ये प्लस ए है, ये प्लस 8a है, तो 9a हो जाएगा +2। फिर से हमारा सेकेंड पड़ाव भी खत्म हो गया है। थर्ड पड़ाव में फिर से वही करेंगे हम लोग। इसको क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए यहाँ पर पावर में 1 है और यहाँ पावर में कुछ भी नहीं है, डिग्री में ए का मतलब कि ए है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवाते हैं। तो 9a को जब a से डिवाइड करवाओगे तो a से 1 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 9। जो आंसर आता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं, और हम लोग बोलेंगे कि जो आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं हम लोग a+2 से। ये क्या है, हमारा थर्ड स्टेप है। क्या है, थर्ड स्टेप है। 9 का a से मल्टीप्लाई करवाओगे 9a, 9 का 2 से करवाओगे 9 2 18। तो यहाँ पर ये आ गया। जो आंसर आता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये है प्लस में, ये है माइनस में, कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये है आपका +2 -18, तो आपका -16 क्या आएगा बच्चे, आंसर आएगा, रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। अब इतना तो हो गया हम लोग को डिवाइड, यहाँ से यहाँ तक हो गया है। अब करना है हम लोग को वेरीफाई। तो वेरीफाई के लिए हम लोग इसको लिखते हैं, हम लोग बोलेंगे ना कि ऊपर में लिखते हैं क्वोशंट को, इधर लिखते हैं डिवाइजर को, माइनस करके लिखते हैं रिमाइंडर को, और यहाँ पर जो अंदर होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं। तो यही सबको रख करके तो हमको क्वोशंट दिख रहा है इतना है, रिमाइंडर दिख रहा है -16 है, डिवाइजर दिख रहा है इतना है, डिविडेंड दिख रहा है इतना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब करते हैं वेरिफिकेशन। अब करते हैं वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिएगा और समझिएगा, बिल्कुल ऐसे सही है ना। बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोग को करना है वेरिफिकेशन। क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन सबको सॉल्व करके डिविडेंड के इक्वल लेके आएंगे। तो हम लोग लेते हैं आरएचएस, आरएचएस इतना है, आरएचएस में डिवाइजर जो है उसको लिख दिया, क्वोशंट जो है उसको लिख दिया, रिमाइंडर जो है उसको लिख दिया। अब इसका देखिए 2 ब्रैकेट के बीच में क्या साइन रहता है मल्टीप्लाई का साइन। तो a को a² से मल्टीप्लाई करवाओगे तो a³ आएगा, a को -4a से मल्टीप्लाई करवाओगे -4a² आएगा, a को 9 से मल्टीप्लाई करवाओगे 9a आएगा, 2 को a² से 2a², 2 को -4a से -8a, 2 को 9 से 18 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस -16 है, a³ को a³ -4a² + 2a² -2a² हो जाएगा, 9a -8a a हो जाएगा, और +18 -16 +2 हो जाएगा। तो यही क्या था बच्चा, आपका डिविडेंड था। आप इसको चेक कर सकते हो, देखिए यहाँ पर लिखाया हुआ है सेम टू सेम यही चीज। तो ये क्या है बच्चे, आपके एलएचएस के इक्वल है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, और कि 17 के और में क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है ना आप लोगों का कि हम लोग को करना क्या है, फाइंड आउट द डिफरेंस निकालना है द कंपाउंड इंटरेस्ट का एंड सिंपल इंटरेस्ट का ऑफ रुपीज दिस वन एट रेट ऑफ दिस वन फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर है, मतलब कि यहाँ पर क्या है, एन का वैल्यू हमारा 1 ईयर गिवन है, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, मतलब कि यहाँ पर आपका आर का वैल्यू क्या है बच्चे, 8% गिवन है। और यहाँ पर प्रिंसिपल है, मतलब कि आपका ये पी क्या है बच्चे, इतना गिवन है। हम लोग को अब बोला जा रहा है
कि नोट डेट, ये ध्यान रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या किया जा रहा है, कैलकुलेट किया जा रहा है एवरी 6 मंथ। और तो जब भी बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ कैलकुलेट करता है ना, एवरी 6 मंथ कैलकुलेट करता है, तो हम लोग करते हैं रेट को 2 से डिवाइड करते हैं, रेट को 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब रेट को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4% हाफ ईयरली, 4% हाफ ईयरली। और टाइम को करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे ना, 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे। रेट को करते हैं 2 से डिवाइड, टाइम को करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 2 आएगा, और इसको भी लिखेंगे 2 हाफ ईयरली। हम लोग अब यहाँ से निकालते हैं, पहले सबसे पहले निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो आप लोग क्लास 5 से पढ़ते आ रहे होंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलो कि एस आई इज इक्वल टू होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई एन अपॉन 100। तो बोलोगे सर हम लोगों ने तो P मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी पढ़ा था। हाँ बच्चे पढ़ा था आप लोगों ने, तो आप उसको भी लिख सकते हो। बस यहाँ पर आप ये लिख लेना कि R जो है ना, ये कैपिटल R के भी इक्वल है, और जो N है वो कैपिटल T के भी इक्वल है, ठीक है ना। तब आप लिख लेना यहाँ पर कि P मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 75, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इतना है। आर क्या है बच्चे, 8 है, और टाइम क्या है, 1 है। तो बोलोगे सर नहीं सर, आर तो सर 4 है। हाँ बच्चे आर 4 है, तो यहाँ पर एक काम करना ना, तो आप यहाँ पर ऐसे मत लिखना, आप यहाँ पर एक काम करो, आप यहाँ पर ऐसे करके लिखो। ये एक काम करो, यहाँ पर आप ये मत लिखो, आप इसको स्मॉल आर और स्मॉल एन ही लिखो। आप यहाँ पर अलग से लिखना कि कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर है आपका 8%, और कैपिटल टी कितना है, ये है आपका 1, क्या है 1 है। तब आप बोलना कि एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी मल्टीप्लाई, अरे यार इसको लिखता हूँ साफ साफ, एस आई इज इक्वल टू होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है इतना, आर का वैल्यू इतना, और ये एन का टी का वैल्यू इतना, अपॉन 100 करोगे तो इतना रुपए आ जाएगा। अब कुछ ना कहना कि सर यहाँ पर सर हम लोग ये वाला क्यों नहीं लिए 4, क्योंकि बच्चे ये बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है हाफ ईयरली, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है हाफ ईयरली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जब लगाएंगे, सॉल्व करेंगे ना, तब ये रखेंगे वैल्यू, ये वैल्यू को और ये वैल्यू को, ठीक है, समझ में आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में नहीं रखते हैं। और वैसे भी याद रखो सिंपल इंटरेस्ट में कभी ये सब 6 मंथ का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो मैं यहाँ पर यही बोलूंगा ना कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा 600 निकल के आ गया है। अब हम लोग निकालते हैं बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो बोलेंगे ना कि सर हम लोग ना कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं अमाउंट, क्या निकालते हैं, अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी 1+R/100 होता है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर P क्या है, P है आपका 7500, 1+R, R क्या है बच्चे आपका 4 अपॉन 100 n, n का वैल्यू क्या है बच्चे, n का वैल्यू आपका 2 है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं बोलूंगा कि 7500, इसको यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 100 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 100, 1 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4, और 1 का 100 से करोगे तो यहाँ पर आएगा 100, और ऊपर रूट हो जाए 2 लगा दोगे। यहाँ पर 7500, 100+4 ये होता है 104 अपॉन 100 टू दी पावर 2 होता है। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि 7500 104 अपॉन 100 है, इसको मैं लिखूंगा 2 टाइम्स, क्योंकि पावर में इसके 2 है, इसके पावर में कितना है 2 है, इसको लिख दिया मैंने 2 टाइम्स। तो अब मैं बोलूंगा कि यहाँ पर 10 से 10 कट, 10 से 10 कट। नीचे के 100 को आप तभी कट करिए जब ऊपर का नंबर क्या हो रहा हो बच्चे, 2 और 5 से कट हो रहा हो। तो बोलोगे सर कि ये सर ना 5 के टेबल में आता है सर 15 टाइम्स में, और सर ये 5 के टेबल में आएगा सर 20 टाइम्स में, सर ये 2 के टेबल में आएगा 52 टाइम्स में, और ये सर आएगा 2 के टेबल में 10 टाइम्स में। फिर से 2 के टेबल में आएगा ये 52 टाइम्स में, 2 के टेबल में आएगा ये 5 टाइम्स में, 5 के टेबल में आएगा ये 3 टाइम्स में। तो जब आप क्या करोगे, आप देखो कि यहाँ पर 3 बच गया, यहाँ पर 52 बच गया, यहाँ पर 52 बच गया। जब आप क्या करोगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो तीनों को मल्टीप्लाई करवाने पर आपका कितना आ जाएगा बच्चे, आपका आ जाएगा 8112। ये क्या है बच्चे आपका, ये आपका अमाउंट निकल के आया है। आपको निकालना क्या है बच्चे, आपको निकालना है CI। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना निकल के आया, ये निकल के आया 8112, प्रिंसिपल कितना है आपका 7500। दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपका आएगा ₹612 आएगा, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा था कि बताइए डिफरेंस, बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट का एंड सिंपल इंटरेस्ट का। तो बोलोगे कि डिफरेंस इन इंटरेस्ट
ऐसे करके बोलोगे कि सो डिफरेंस इन इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 612 है माइनस सिंपल इंटरेस्ट 600 है। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट था 600, ये निकल के आ गया 612, दोनों का माइनस करेंगे तो आपको क्या आएगा बच्चे, 12 आंसर आएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद ना क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी क्या है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि अनुराधा डिपॉजिटेड ₹8,000 इन एन इंस्टीट्यूट। अनुराधा ने क्या किया, डिपॉजिट किया इतना रुपए, रुपए डिपॉजिट किया मतलब कि प्रिंसिपल है, एट 5% इंटरेस्ट रेट, मतलब कि ये क्या है, आर है, ठीक है, पर एनम ऑफ कंपाउंडेड इंटरेस्ट। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मनी डेट शी गेट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। 3 ईयर मतलब यहाँ पर एन बोला जा रहा है। तो बोलोगे ना कि सर यहाँ पर ना कहीं पर भी ना हम लोगों को ना ऐसा लिखा हुआ नहीं है ये कि कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, जो जो वैल्यू है बस उसको सिंपल सा लिख देंगे। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है 8,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% है, टाइम क्या है 3 ईयर है। तो हम लोग अब निकालेंगे यहाँ से, क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो बस अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 टू दी पावर n होता है। तो पी वैल्यू कितना है, पी वैल्यू है आपका 8,000। फिर यहाँ पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट 1 को 1 लिख देंगे, प्लस आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 5/100, और एन का वैल्यू कितना है बच्चे, एन का वैल्यू है 3। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि यहाँ पर हो गया 8,000, इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा बच्चे 105/100 पावर में 3। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा करके कि ये है 8,000, फिर ये पावर में क्या है 3 है, पावर में 3 है, मतलब कि यहाँ पर इसको मैं लिखूंगा 3 टाइम्स, इसको मैं लिखूंगा 3 टाइम्स। तो यहाँ पर इसको 3 टाइम्स लिखते हैं, ये लिख दिया मैंने। तो मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर 1 2 3 कैंसल आउट हो गया। नीचे में 10 और 100 है, इसको तभी काटो ना जब क्या हो, ऊपर का नंबर 2 और 5 से क्या हो रहा, डिवाइड हो रहा हो। तो बोलोगे सर 2 4 जा 2 5 जा, फिर 5 से इसको कट करेंगे ना तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ये 5 से कट हो जाएगा। अब ऊपर का नंबर है तो 4 से 2 से 2 2 जा 2 से ये 50 जा, तो फिर 5 से ये 10 जा, 5 से ये 21 जा, फिर से मैं बोलूंगा कि 2 से ये 1 जा कट जाएगा, और 2 से ये 5 जा, फिर 5 से ये 1 जा, 5 से ये 21 जा। तो यहाँ पर आया क्या, यहाँ पर आया 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। तो जब आप 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 करोगे ना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 441, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा बच्चे आपका ₹9261, और यही क्या होगा बच्चे आपका प्यारा सा आंसर भी होगा। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 18 का ना क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ लिया है। अब हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शनल क्वेश्चन। ऑप्शनल क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर वैसे ही क्वेश्चन है। तो हम लोग को करना क्या है बच्चे, हम लोग को ना यहाँ पर ना डिवाइड करवाना है, क्या करवाना है, हम लोग को करवाना है यहाँ पर डिवाइड। यहाँ पर समझिएगा कि हम लोग को करवाना है डिवाइड दिस वन को दिस वन से, एंड प्रूफ करना है कि डिवाइजर एंड द डिविडेंड आर नॉट मल्टीपल फैक्टर। डिवाइजर और डिविडेंड क्या है, मल्टीपल फैक्टर नहीं है। बताता हूँ क्या है बोलने का मतलब। और हम लोग को लिखना है कोशेंट एंड रिमाइंडर भी लिखना है। तो मतलब डिवाइड करवाते हैं, तो डिवाइड करवाना सिखाया हूँ आप लोग को यहाँ पर। तो जैसा यहाँ पर सिखाया हूँ वैसा सीख लीजिएगा, नहीं तो क्या है आप लोग को ना शो हो रहा होगा ना कि ये किस चैप्टर का है, तो जाकर के आप लोग वहां से सीख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस डिवाइड करवा दिया गया है, तो आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर बोलना क्या चाह रहा है। ये देखिए यहाँ पर कि प्रूव दैट डिवाइजर एंड डिविडेंड, ये देखिए इसको बोलते हैं डिवाइजर, ये क्या है डिवाइजर है, और ये क्या है डिविडेंड है। तो डिवाइजर एंड डिविडेंड क्या है, आर नॉट मल्टीपल फैक्टर। अगर ये मल्टीपल फैक्टर होता तो रिमाइंडर क्या आता बच्चा आपका, 0 आता, क्या आता 0 आता। रिमाइंडर यहाँ 10 आया है, मतलब कि ये मल्टीपल फैक्टर नहीं है। तो बोलोगे कि सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, रिमाइंडर 0 नहीं है, सो डिवाइजर इज नॉट द फैक्टर ऑफ डिविडेंड। इसलिए क्या है डिवाइजर आपका डिविडेंड का फैक्टर नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। फिर राइट डाउन द कोशेंट एंड द रिमाइंडर, कोशेंट एंड रिमाइंडर भी लिखना है। तो कोशेंट देखो इसको बोलते हैं कोशेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ पर क्वेश्चन रिमाइंडर लिख देंगे। इसमें था वेरिफिकेशन करना था, इसमें वेरीफाई नहीं करना है, इसमें ये चीज बस पूछ रहा था, ये चीज इसको आपको बताना था, तो इसको बता दिए कि क्या होता है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का आपको 6 मार्क्स मिलेगा। इसमें है बच्चे क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला जा रहा है ना, इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों में क्या है इंटरनल चॉइस क्वेश्चन भी गिवन रहेगा आप लोग को। क्वेश्चन है इसमें कि कंस्ट्रक्ट और रेक्टेंगल PQRS, हम लोग को बनाना है एक रेक्टेंगल PQRS इन विच PQ इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, जिसमें क्या है बच्चे
क्यू आपका 4.5 सेंटीमीटर है और डायगोनल पी एस 6.5 सेंटीमीटर है और डायगोनल क्या है आपका इतना सेंटीमीटर है। देखिए नंबर 19 है ना, वो क्या है हमारे मॉडल पेपर में ना गलत दिया हुआ है। जो करेक्ट क्वेश्चन है वो आप लोग को शो हो रहा है। तो हम लोग को बोला जा रहा है कि हम लोग को बनाना है एक रेक्टेंगल, हम लोग को बनाना है एक रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। हम लोग को क्या बनाना है, हम लोग को बनाना है एक रेक्टेंगल पी क्यू आर एस बनाना है, जिसमें आपको पी क्यू क्या है बच्चे, पी क्यू आपका ये 4.5 सेंटीमीटर है और जो आपका डायगोनल है वो पी आर क्या है बच्चे आपका 6.5 सेंटीमीटर है। यहीं पर बस गलती है, वो आपको पी एस गिवन दे रहा है, क्या दे रहा है, पी एस गिवन दे रहा है। हम लोग को पी आर गिवन है, पी आर कितना है 6.5 सेंटीमीटर है। तो बनाते कैसे हैं रेक्टेंगल, तो चलते हैं सीखते हैं बनाना। तो बस ये याद रखना है ना आप लोग को ना कि रेक्टेंगल का एक खासियत होता है। खासियत क्या होता है, खासियत ये होता है ना कि इसके इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। और ईच एंड एवरी एंगल क्या होता है बच्चे, 90 डिग्री का होता है। और ऑल डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल इक्वल लेंथ के होते हैं। इन सब पॉइंट को अगर आपको पता है ना तो आप क्या कर सकते हो, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, मतलब बना सकते हो। तो हम लोग को करना क्या है, पी क्यू आर बनाना है। तो अगर यहाँ पर ये पी है, यहाँ पर ये क्यू है, तो यहाँ पर ये आर और एस ऐसे होगा, न कि पी क्यू आर एस ऐसे होगा, ऐसे नहीं होता है। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ना कि पी क्यू आर एस होता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे पहले हम लोग बनाना पी क्यू। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बच्चे देखिए आप लोग को ना इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो आप बोलोगे ना कि हम लोग को बनाना है एक पी क्यू, तो हम लोग क्या क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे एक पी क्यू। हम लोगों ने बना दिया ऐसे करके पी क्यू बना दिया, क्या बना दिया, पी और क्यू बना दिया। पी क्यू कितना है 4.5 सेंटीमीटर, हम लोगों ने इसका यूज कर लिया है। अब बात करते हैं पी आर का। तो पी क्यू आर इधर है, तो आर कहाँ पर कट करे पता तो चल ही नहीं रहा है। तो बच्चे याद रखिए ना, हम लोग ना क्यू से ड्रॉ करेंगे एक 90 डिग्री, क्यू से ड्रॉ करेंगे एक 90 डिग्री। तो ड्रॉ करते हैं क्यू से 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि कैसे ड्रॉ करना है। तो क्यू से 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए हम लोग कंपास का यूज करेंगे। कंपास से कैसे बनाते हैं 90 डिग्री, तो जहां पर बनाना हो एंगल वहां पर रखते हैं इस निडल को। तो यहाँ पर बनाना है एंगल, तो यहाँ पर इस रखेंगे निडल को। हम लोग यहाँ से बनाते हैं एक सेमी सर्कल, क्या बनाते हैं, हम लोग यहाँ से बनाते हैं एक सेमी सर्कल। हम लोगों ने क्या कर दिया, सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। फिर मैं बिना इसको मूव किए यहाँ पर रख करके एक आर्क कट करूंगा, तो ये बन जाएगा 60 डिग्री, क्या बन जाएगा 60 डिग्री। तो जब मैं स्केल से इसको ऐसे करके मिला दूंगा तो ये बन जाएगा 60 डिग्री। लेकिन हमको 60 नहीं बोल रहा है, हमको बोल रहा है कि बनाइए आप 90 डिग्री, क्या बनाइए 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है ना ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब तो मैं इसी 60 पे रखूंगा और मैं एक और कट करूंगा ऐसे करके, तो ये बन जाएगा आपका 120 डिग्री। अगर मैं स्केल से ऐसे करके इसको ज्वाइन कर दूंगा तो ये बन जाएगा 120 डिग्री। ना तो हमको बनाना था 60, ना बनाना था 120, हमको बनाना है 90। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर मैं रखूंगा कंपास के नीडल को, यहाँ पर ऐसे करके आर्क कट करूंगा और 60 पे रख करके एक बार आर्क कट करूंगा। तो 60 और 90 का जो मिड पॉइंट होता है ना, सॉरी 60 और 120 का जो मिड पॉइंट होता है ना, वो क्या होता है 90 होता है। इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा बच्चे, 90 डिग्री बन के रेडी हो जाएगा। 90 डिग्री बन के क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। इसको आप आगे तक लेके चले जाइएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक बना लिया 90 डिग्री। तो अब मैं बोलूंगा यहाँ पर समझिएगा। अब मैं बोलूंगा ना कि हम लोगों ने क्या कर लिया, पी क्यू बना लिया और यहाँ पर बना लिया 90 डिग्री, ठीक है ना। 90 डिग्री कहीं गिवन नहीं था बनाना है, हम लोग को पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल के ऑल एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा कि हम लोग का पी आर है, तो पी क्यू आर, आर इधर होगा 6.5। तो मैं क्या करूंगा, एक कंपास से मैं इसको मेजर करूंगा 6.5। और पी आर है, क्या है, पी आर है, तो पी पर रख करके मैं क्या करूंगा, कट करूंगा इसको इस लाइन को। तो सपोज करो कि यहाँ पर कट होता है, तो ये क्या हो गया बच्चे, आपका आर हो गया। तो इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दूंगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल बन करके रेडी हो गया है। याद रखिए क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए पहले आपको ना ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ट्राइंगल अगर आप बना लोगे ना तो आसानी से बना लोगे क्वाड्रिलेटरल भी, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको पी क्यू आर मिल गया, एस निकालना है। तो हम लोग को पता है ना, पता क्या है, पता यही है ना कि ना रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। मतलब कि ये ना कि देखिए जैसे कि आप क्या करोगे, आप यहाँ पर ना जितना ये पी क्यू है ना, तो पी क्यू है 4.5, तो 4.5 लेकर के आप यहाँ पर मेजर करना, 4.5 लेकर के आप इसको मेजर करना और यहाँ पर रख करके आप ऐसे करके कट कर देना, क्या कर देना, कट कर देना। कट कर दोगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, ऐसे करके आप मिल जाएगा। हम लोग को पता है कि डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल इक्वल लेंथ के होते हैं। तो डायगोनल क्या था बच्चे, ये था हमारा 6.5। तो 6.5 आप इसको फिर से मेजर करना और क्यू पे रख करके यहाँ पर इसको कट कर देना। तो ये सपोज करो कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो इसको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये रेक्टेंगल बन करके रेडी हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो अभी तक ये हम लोग का क्वेश्चन था 6 मार्क्स का। तो हम लोग को क्या मिल गया बच्चे, हम लोग को यहाँ पर 3 मार्क्स मिल जाएगा क्वेश्चन, मतलब कि इसको सॉल्व करने के लिए। अब है बच्चे हमको लिखना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नहीं बोला जाएगा तो भी हम लोग को लिखना पड़ेगा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसमें लिखते क्या है कि हम लोगों ने सबसे पहले किया क्या, सबसे पहले हम लोगों ने पीक्यू ड्रॉ किया, पीक्यू ड्रॉ किया इतना सेंटीमीटर। फिर हम लोग बोलेंगे ना कि पीक्यू ड्रॉ करने के बाद हम लोगों ने ना क्यू पे बनाया था, क्या बनाया था, क्यू पे बनाया था 90 डिग्री। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर क्यू एक्स नाम दे दो, क्यू एक्स नाम दे दो कि हम लोगों ने ना
क्यू एक्स ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों ने क्यू पे क्या किया है, हम लोग पॉइंट पी पे क्या किए, पॉइंट क्यू पे क्या किए हैं, ड्रॉ किए हैं क्यू एक्स जो कि परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, ठीक है ना, मतलब पी क्यू पे क्या है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि हम लोगों ने पी को सेंटर लिया है और रेडियस लिया 6.5 का और ड्रॉ कर दिए हम लोग एक आर्क जो कि क्यू एक्स को कट करता है पॉइंट आर पर, ठीक है ना, ऐसे करके बना लिए। फिर हम लोगों ने इसको ज्वाइन कर दिया था, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, फिर हम लोगों ने पॉइंट हम लोगों ने क्या 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 कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, आप लिख सकते हो। फिर हम लोगों ने क्या किया, आर को सेंटर लिया और हम लोगों ने ना 4.5 लेकर के एक आर्क कट किया ऐसे करके, तो वही हम लोगों ने आर को लिया है सेंटर, आर को लिया है सेंटर और रेडियस लिया है हम लोगों ने कितना, इक्वल टू पी क्यू के इक्वल लिया है, पी क्यू के इक्वल लिया है और हम लोगों ने एक आर्क कट कर दिया है। और सिमिलरली हम लोगों ने क्या किया है, क्यू को सेंटर लिया है, क्यू को सेंटर लिया है, क्या लिया है, क्यू को सेंटर लिया है, हम लोगों ने क्या क्या किया है, क्यू को सेंटर लिया है और हम लोगों ने ना क्यू पी आर जितना है ना, जितना क्या है आपका पी आर है, पी क्यू नहीं बच्चे, जितना क्या है आपका पी आर, क्यू आर नहीं पी आर, पी आर जितना है ना उतना लेकर के क्या किया हम लोगों ने कट किया है यहाँ पर, क्योंकि देखो जितना पी आर है उतना ही क्या होगा बच्चे आपका ये वाला होगा, ठीक है ना। तो जितना पी आर है उतना हम लोगों ने रेडियस लिया है और कट कर दिया है, जिससे हम लोग को क्या मिल गया, पॉइंट एस मिल गया है। सभी को हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया और इस तरीके से आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल मतलब रिक्वायर्ड रेक्टेंगल बन करके रेडी हो गया, ठीक है ना। थोड़ा समझिएगा इसको, क्वेश्चन गलती था ना यहाँ पर ना, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगा समझने में। और यहाँ पर ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, गलत ही लिखा है ये, तो आप लोग को सही जो क्वेश्चन है वो शो भी हो रहा होगा, आप लोग उसको पढ़ करके समझ सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है अब क्वेश्चन है कि ऑप्शनल है कि फाइंड द कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है और होल सरफेस एरिया निकालना है किसका, सिलेंडर का, जिसका डायमीटर, तो बच्चे जब भी डायमीटर गिवन रहेगा हम लोग को हमेशा वहां से क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर को 2 से डिवाइड करके, तो रेडियस आपका इतना निकल गया। हाइट गिवन है 21 मीटर, आपका यहाँ पर हाइट निकल गया। रेडियस को करते हैं आर से डिनोट, हाइट को करते हैं एस से डिनोट। आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच, 2 को 2 लिख दिए, पाई को इतना लिख दिए, आर का वैल्यू यहाँ पर 10 है, एच का 21 है, सॉल्व करेंगे आपका इतना आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट निकालना है हम लोग को होल सरफेस एरिया, क्या निकालना है, होल सरफेस एरिया। तो मैं बोलूंगा कि होल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। 2 को 2 लिख दिए, पाई को इतना लिख दिए, आर को इतना और आर प्लस एच कर दिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो हम लोग को समझ में क्या है, समझ में आया ना कि चाहे कर्व सरफेस एरिया हो चाहे होल सरफेस एरिया हो, इन दोनों में क्या लगता है बच्चे, स्क्वायर स्क्वायर लगता है, ठीक है ना। और मीटर है तो मीटर में आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन को भी पढ़ेंगे हम लोग। इसमें बोला जा रहा है कि एक वेल है, वेल है मतलब कि कुआं है, कुआं तो होता है बच्चे सिलेंडर के शेप का, तो कुआं ऐसा है कि ये क्या है, वेल है, ये वेल है जिसका डायमीटर इतना है, डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक दिया जा रहा है, तो डायमीटर गिवन है 14, तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले रेडियस निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। एंड 25 मीटर डीप है, डीप है मतलब कि ये इसका हाइट है, डीप है मतलब कि ये हाइट है। डेप्थ ऑफ वेल है मतलब कि ये हाइट है, 25 मीटर हाइट है। डग आउट हाउ मीटर क्यूबिक, हाउ मैनी क्यूबिक मीटर अर्थ इज टेकन आउट, अर्थ मतलब होता है बच्चे मिट्टी, कितना मिट्टी आप क्या करोगे यहाँ से निकालोगे। तो इस कुएं को बनाने के लिए जिसका क्या है बच्चे, डायमीटर इतना है और डेप्थ इतना है, इसको बनाने के लिए आप कितना मीटर कितना क्यूबिक मीटर मिट्टी बाहर निकालोगे, तो इसका हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम, क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, समझ में आ गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कुएं का निकालेंगे वॉल्यूम और साथ ही साथ बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द वॉल वेल, वेल को हम लोग को क्या करना है, प्लास्टर भी कर रहा है फ्रॉम इनसाइड से इतने के रेट से। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग निकालते हैं इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है यहाँ पर देखिएगा, हाँ बिल्कुल, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू इतना हो गया, आर का वैल्यू 7 हो गया और एच का वैल्यू इतना है, सिंप्लीफाई करोगे इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम को लिखते हैं मीटर क्यूब या फिर ऐसे करके लिखते हैं क्यूबिक मीटर, क्या लिखते हैं, क्यूबिक मीटर लिखते हैं। अब हमको बोला जा रहा है कि हम लोग को ना कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग बताना है, प्लास्टरिंग कॉस्ट। तो प्लास्टरिंग कॉस्ट कॉस्ट के लिए देखिए, तो जब भी प्लास्टर का बात करेगा ना, तो प्लास्टर आप करोगे एरिया के ऊपर करते हैं, प्लास्टर वॉल्यूम में नहीं करते, प्लास्टर एरिया पे करते हैं। तो एरिया के लिए हमको अंदर का बोला जा रहा है, अंदर का बोला जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस ऑफ वेल निकालेंगे, सिलेंड्रिकल वेल निकालेंगे। तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, तो 2 को 2 लिख दिए, पाई को इतना लिख दिए, आर को यहाँ, एच को यहाँ, तो इन सबको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना कॉस्ट, हम लोग को बोला जा रहा है कि बताइए कितना खर्चा पड़ेगा, तो आप बोलोगे ना कि सर कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है ना, कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया मल्टीप्लाई रेट होता है। एरिया आपका इतना निकल गया है 1100, और आपका रेट क्या है बच्चे, रेट है यहाँ पर आपका ये देखिए, रेट है आपका ये ₹3,
दिख रहा होगा ना आपको, कितना दिया है, ₹3 दिया हुआ है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3300 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे, हम लोग को बनाना है एक रोम्बस। क्या बनाना है, एक रोम्बस। अब रोम्बस की क्या खासियत होती है वो बात पता होनी चाहिए आप लोग को। तो रोम्बस का ये खासियत होता है ना कि इसके इसके अपोजिट साइड्स नहीं, इसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल इक्वल के होते हैं। इसके ऑल साइड्स इक्वल इक्वल के होते हैं, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। ये आपको नहीं जानना है, बस आपको इतना ही जानना है इसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। तो चलिए बनाते हैं रोम्बस हम लोग। तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को बनाना है एक EFGH। तो यहाँ पर नाम दे दो EFGH बनाना है, इन विच वन डायगोनल EG है। एक डायगोनल EG है, मतलब कि ये EG गिवन है आप लोग को। तो EG आप लोग क्या कर दोगे, ऐसे करके ड्रॉ कर दोगे। ये ये है ई, ये है जी। ईजी आपने ड्रॉ कर दिया 7 सेंटीमीटर। क्या क्या ड्रॉ कर दिया, 7 सेंटीमीटर। ऐसे करके आप ड्रॉ करोगे ना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे एंड द अदर डायगोनल। देखो एक डायगोनल ऐसा है तो दूसरा ऐसा होगा। ठीक है, तो ऐसा कहाँ से बनाए, यहाँ से बनाए, यहाँ से बनाए, यहाँ से बनाए, यहाँ से बनाए, कहाँ से बनाए। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना हम लोग को पता है ना कि जो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं ना वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर निकालेंगे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर, बीचों बीच पॉइंट निकालेंगे, बीचों बीच पॉइंट। तो बोलोगे सर ये ना सर 7 है, तो सर 7 का ना बीचों बीच पॉइंट क्या होगा सर, 3.5 होगा। हाँ बच्चे 3.5 होगा, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं निकालते 3.5। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका ना निकालते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे निकालते हैं, तो जितना भी ये लेंथ होता है, जितना भी इसका लेंथ है उसका हाफ लेते हैं पहले, और हाफ से क्या करते हैं, ज्यादा लेते हैं, मोर देन हाफ लेते हैं। क्या लेते हैं, मोर देन हाफ। देखो ये लाइन इतना बड़ा था तो इसका देखो ये मोर देन हाफ है, आधा से ज्यादा है। आधा से ज्यादा है, हम लोग करते क्या है, एक बार यहाँ रख करके, एक बार यहाँ रख करके ऊपर कट, और एक बार नीचे कट, और फिर से एक बार ई पर रख करके, एक बार सॉरी सॉरी ई पर रख करके एक बार ऊपर कट और एक बार नीचे कट। तो इसको कट कर दिए हम लोग। अब बोलेंगे कट करने के बाद हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं। हम लोग इसको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो ये आपका निकल के आ गया बच्चे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकल के आ गया है। ठीक है, तो हम लोग का ई निकल गया, मतलब कि डायगोनल निकल गया, हम लोग का यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकल गया। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे कि हमारा हमारा क्या है, आगे में बोला जा रहा है कि एंड द अदर डायगोनल FH। FH क्या है, 8.4 है। FH क्या है, 8.4 है, मतलब कि EFGH या फिर EFGH कैसा भी लिख सकते हो। तो मैं बोलूंगा ना कि FH क्या है, 8.4 है। 8.4 है मतलब कि ये 8.4 है, मतलब कि क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट करता है तो आधा इधर होगा, आधा इधर होगा। 8.4 का आधा होता है 4.2, 8.4 का आधा होता है 4.2। तो 4.2 का आप इससे मेजर करोगे, और मेजर करने के बाद आप ऐसे करके कट लगाओगे, एक बार ऊपर और एक बार लगाओगे यहाँ से रख करके नीचे। तो आप कट लगाओगे तो आपको ऐसा करके एक यहाँ पर और एक यहाँ पर मिल जाएगा। आप इसको ऐसे करके क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे करके इसको ज्वाइन, ऐसे करके इसको ज्वाइन, फिर ऐसे इसको और ऐसे इसको। इस तरीके से आपका EFGH या फिर EFGH ऐसे करके बन के रेडी हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि क्या क्या किए हम लोगों ने, उसको लिखना है। मतलब आपको लिखना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। तो जो जो किए हैं वो लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने ड्रॉ किया फर्स्ट डायगोनल EG इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर का, और फिर इसका निकाला हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर XY। इसका नाम दे दो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, XY है। ठीक है ना, ये निकाला विच मीट एट पॉइंट O। जो क्या करता है, मीट करता है एट पॉइंट O पर। यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर लिख दोगे मीट एट पॉइंट O। ठीक है, फिर हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग O को सेंटर लेंगे और रेडियस लेंगे। जो हमारा सेकंड डायगोनल था, जो हमारा सेकंड डायगोनल क्या है, FH है। जो देखो ना EH लिखा है था, ये FH है। FH को क्या करेगा, ये ना इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, FH को 2 पार्ट से डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा, 4.2। 4.2 का रेडियस लेकर के एक बार ऊपर कट, एक बार नीचे कट कर देंगे। तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा F और H मिलकर रेडी हो जाएगा, और हम लोग सभी को ज्वाइन कर देंगे, और इस तरीके से हमारा रिक्वायर्ड रोम्बस बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पर क्या कर लिया है, यहाँ पर हम लोगों ने ना, यहाँ पर हम लोगों ने मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 क्या कर लिया, इसको पढ़ लिया और समझ लिया है। ठीक है, आई होप आप लोग को ना ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आसानी से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।